नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैं या मुझ जैसे दूसरे लोगों के चेहरे पे जो आप जोश देखते हैं, जो दूसरी चीज़ें देखते हैं, हौसले देखते हैं, कभी आपको लगता है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम मोल ले रहे हैं, तो जो आप वहाँ से देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तनाव, परेशानी और दबाव के बीच में हर रोज़ जो न्यूज़ क्रिएटर्स हैं और जो मीडिया के पैरेलल काम करने वाले लोग हैं, समानांतर मीडिया के लोग हैं, वो दबाव झेल रहे हैं। हर रोज़ एक बुरी खबर आती है, हर रोज़ एक ऐसी खबर आती है जो परेशान करती है, चिंतित करती है और लगता है कि अब कुछ चौपट होने वाला है, सालों की मेहनत चौपट होने वाली है। मुझे एक झटका लगा, आपने अभी बीच में देख ही लिया होगा, लेकिन वो झटका तो हैकर्स के ज़रिए आया था, जिसको आप सीधे सीधे किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन अनगिनत केसेस इस तरह के आ रहे हैं जिसमें मैं स्पेसिफिक चर्चा नहीं करूंगा, नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसके कारण पूरा ये जो जगत है समानांतर मीडिया का, वो चिंतित है, तनाव में है। और कोई कितना भी ज़्यादा मजबूती से बात कर रहा है, लेकिन पीछे एक भय है, घबराहट है और एक दबाव है। उसके बावजूद हम वो कह रहे हैं जो हमें कहना चाहिए। अभी जो ताज़ा कुछ मामले आए हैं उनके बारे में आपको बता दूं। 4 PM का चैनल मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी थंबनेल मिसलीडिंग होती हैं, तो थंबनेल मिसलीडिंग होती हैं तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों के हेडलाइन वगैरह देख लें, वो कितना मिसलीडिंग होते हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और इस चैनल के ख़िलाफ़ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिसकी मैं आपको जो यहाँ पर आपको लगा रहा हूँ कि आप देख लीजिए। जो भी थंबनेल 2-4 लगा रहा हूँ नमूने के तौर पे। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि ये थंबनेल और दूसरी चीज़ें तो बहाना है, दरअसल सरकार की आलोचना करने वालों को निपटाना है। और जब से ये जो मामला हुआ है पहलगाम वाला, तब से तो सिचुएशन एकदम बदल गई है और चौतरफा हमले हो रहे हैं। हैकिंग वाला उदाहरण मैंने आपको दिया। संजय शर्मा वाला जो 4 PM है, उसमें उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने देश के खिलाफ काम किया, इसलिए इनका चैनल ही बंद कर दो। इस बीच में आज एक चिट्ठी आई है जिसमें भारत सरकार का जो IT मिनिस्ट्री है उससे जुड़ी एक स्टैंडिंग कमेटी है संसद की। स्टैंडिंग कमेटी का काम ये होता है कि संसद में जब कोई बिल जाता है तो वे बिल जाने से पहले संसद में उतना उस पर विचार विमर्श का मौका नहीं मिलता है, इसलिए सारी पार्टी के मेंबर एक स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है। किसी में 15, किसी में 20 मेंबर हैं। उस कमेटी में बैठ के वो लोग उस पर बिल पे विचार विमर्श कर लेते हैं। यानी जो चीज़ पार्लियामेंट के अंदर संसद के परव्यू में है, यानी जिस चीज़ को अभी संसद को पास करना है, कानून बनने की प्रक्रिया में है, उस चीज़ की समीक्षा करना। लेकिन वो कमेटी आज जो कानून बन चुका है उस पर क्या एक्शन लिया गया, इसको लेकर सरकार से जानकारी मांग रही है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और दूसरे क्रिएटर्स हैं, इनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया और इनके कंपनियों ने क्या एक्शन लिया, उसकी रिपोर्ट दीजिए। निशिकांत दुबे उसके चेयरमैन है संसदीय समिति के, जो IT मिनिस्ट्री की है। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जब आप इन सारे तनावों के बीच से गुजर रहे होते हैं तो एक तरफ से एक और हमला होता है, आर्थिक हमला। एक यूट्यूबर है, उनका पौरुष शर्मा नाम से चैनल है, आपने देखा होगा। उनका आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे 24 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, अगर नहीं चुकाए तो मेरा चैनल 1 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगा। उनके चैनल को बंद करने का जो नोटिस आया है उन्होंने अपने उस पर डाला हुआ है। यानी सीधी किसी बात यह है कि वो क्राउड फंडिंग करके पैसे चुकाने जा रहे हैं। ये पैसे वो किसको चुका रहे हैं? दरअसल एक सरकार की बेहद नज़दीक कही जाने वाली एक समाचार एजेंसी है। वो समाचार एजेंसी लोगों को फुटेज वगैरह बेचती है और ख़बर ये भी है कि संसद TV के फुटेज को लेकर भी कई जगह पे लोगों को कॉपीराइट के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस संस्था का दावा यह है कि आपने हमारा कंटेंट इस्तेमाल किया, इसलिए हम आपको स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके पीछे एक अमेरिका का कानून है। अमेरिका का कानून ये है कि एक डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है। भारत का अपना एक कॉपीराइट एक्ट है, लेकिन इस देश के कॉपीराइट एक्ट पे काम नहीं होता। इस देश में चलता अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट। अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट में यूट्यूब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, या बाकी सभी प्लेटफॉर्म में, जिसमें जिस व्यक्ति ने की चोरी हुई है
वो खुद ही आरोप लगाएगा इन्होंने चोरी की और वो खुद ही एक्शन ले लेगा, यानी स्ट्राइक दे देगा। अगर आपको 3 स्ट्राइक मिलती हैं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। पौरुष शर्मा को एक ही दिन में पुराने वीडियो निकाल के एक ही एजेंसी ने अनगिनत स्ट्राइक दे दी, कोई 10-12 के आसपास, और उनके पास 7 दिन के अंदर चैनल बंद हो जाएगा, इस बात का नोटिस आ गया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें। सीधी सी बात यह है कि जो आरोप हमारे कानून की व्यवस्था में क्या है, अगर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने कुछ चोरी की है तो मुझे बाकायदा पहले थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, अगर वो क्राइम है तो। अगर वो कॉपीराइट है तो मैं आपको नोटिस भेजूंगा कि भाई साहब आपने मेरा कंटेंट उठा के चुराया है, क्यों ना मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूं। बदले में आप कोई सेटलमेंट करेंगे या कहेंगे मैंने नहीं चुराया, चलो कोर्ट में चलते, तो कोर्ट में मुकदमा होगा, उसके बाद आपको एक्शन होगा। वहाँ पर मामला दूसरा है, भले ही चोरी हो या ना हो, साबित होने का सिस्टम ही नहीं है। जिसकी चोरी उसने कह दिया चोर हटाओ, तो स्ट्राइक दे देता है, यूट्यूब उसको बंद कर देता है। ये पौरुष शर्मा के साथ हुआ, और सिर्फ पौरुष शर्मा नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ में ये हो रहा है कि एक ही एजेंसी है और ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि एक खास तरह से सोचने वाले, एक खास डायरेक्शन में सरकार की आलोचना करने वाले चैनलों को ये एजेंसी मोटी डिमांड नोट भेज रही है, बुलाती है, मांडवाली करती है, और उसके बाद में उससे एक एग्रीमेंट साइन कराती है कि अगले साल तक हम आपको अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं, अगले साल तक आप हमसे विजुअल लोगे, और उसके नाम पे पैसे वसूल कर लेती है। किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, किसी के 25 लाख, इस तरह से वसूली इस देश के न्यूज़ वाले यूट्यूबर्स के साथ की जा रही है। गलती से मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, या मान लीजिए आज ही एक कोई वीडियो आया जिसमें कोई न्यूज़ चैनल गलत खबर चला रहा है, और उस वीडियो को मैंने यहाँ क्रिटिसाइज़ करते हुए आपको दिखा दिया, तो भी कॉपीराइट आ जाएगा। जबकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है फेयर यूज़ वाली कि किसी भी तरह की सामग्री की अगर आप समीक्षा करते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई इस तरह का काम करते हैं, तो वो कॉपीराइट के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि आपने कॉपीराइट की स्ट्राइक मारने का अधिकार उसी आदमी को दे दिया है जिसकी कि वो तथाकथित रूप से संपत्ति है, तो उसके बाद में सारे कानून खत्म हो जाते हैं। अब एक बार सोचिए, मैं एक क्रिएटर हूँ, मेरे पास एक कॉपीराइट के स्ट्राइक आया, अब ये बताइए मैं जाके मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में करूँगा, हाई कोर्ट में करूँगा, उसको रुकवाऊँगा, तब तक तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा और मेरे दर्शकों को मेरे बगैर जीने की आदत पड़ जाएगी। एक आध दो महीने तक उनको गुस्सा आएगा, उसके बाद में समाचार समाप्त। और 2 महीने में एक छोटा क्रिएटर, जो अपना छोटा ही होते हैं सभी, जो अपना घर का खर्चा इसी से चला रहा है, वो बच्चे पालेगा या कोर्ट के चक्कर लगाएगा, तो वो इन एजेंसियों के पास प्रेशर में आ जाता है और इनको जो रकम मांग रही है, बीच में जो सेटलमेंट हो जाता है, दे के जान छुड़ाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। और ये आदमी वीडियो बना के अब लोगों से चंदा मांग रहा है कि साहब मुझे जो है इनको चुकाना है, अगर मैं चुकाऊंगा नहीं तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ धन दे दीजिए। ये स्थिति इस वक्त चल रही है, चारों तरफ से मीडिया को घेरा गया है। और इस सारी चीज़ के बीच में एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्टर आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बीच में आता है दुनिया में विश्व पत्रकारिता दिवस, और विश्व पत्रकारिता दिवस पे एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था है, वो इसको रिलीज करती है। अब इस रिपोर्ट के ज़रिए किस तरह से भारत में पत्रकारों की, पत्रकारिता की स्थिति है, उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है 151 है 180 देशों में। इस बार 2025 की रैंक बता रहा हूँ आपको, रिपोर्ट एकदम ताज़ा। 180 देशों में 151वें नंबर पे हम हैं, और जो पिछले बार से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन बेहतर होने का मतलब ये नहीं है कि हालात यहाँ अच्छी है। ये समझ लीजिए कि अगर आप जो है वो 50% तक सेकेंड डिवीज़न माने जाएंगे, तो 50% में भी सेकेंड डिवीज़न माने जाएंगे और 42 में भी सेकेंड डिवीज़न माने जाएंगे। तो अगर आप 42, 43, 44 रहते हैं, तब भी आप 50 के अंदर हैं, वो वाली स्थिति है, इसलिए आप सेकेंड डिवीज़न हैं। लेकिन इस पूरे हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी स्थिति वेरी सीरियस वाली कैटेगरी में आप आते हैं। अति गंभीर स्थिति वाले में अगर आप नक्शा देखेंगे दुनिया का, और उसमें विश्व फ्रीडम इंडेक्स का हिसाब देखेंगे, तो जो सबसे गहरे लाल रंग के इलाके हैं, वहाँ पर स्वतंत्रता की स्थिति बेहद ख़राब है, और भारत उनमें से एक है। इसमें भारत की जो स्थिति अगर आप देखें तो इसके बारे में ये बताया गया है। दरअसल क्या है कि वो 5 इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पे वो तय करते हैं, मतलब उनके 5 स्केल से नाप के देखते हैं कि भैया है कि नहीं। तो भारत की जो स्केल है उसमें अगर आप देखें
तो भारत में सरकारी हस्तक्षेप मीडिया में बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा संपादकीय स्वतंत्रता नहीं है, संपादक अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, मालिकों और सरकार की मर्जी से ही होता है। और मीडिया पर राजनीति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये एक इंडिकेटर है। इसके अलावा मीडिया संगठनों की वित्तीय स्थिरता नहीं है। आप देख रहे हैं कितने चैनल बंद होते हैं और वो पूरी तरह से विज्ञापनों पे और सरकार से और दूसरी जगहों से मिलने वाले पैसों पे निर्भर हैं। और मीडिया का जो स्वामित्व है किसी देश में, अगर वो कुछ एक सिंगल दुवल हाथों में चला जाए, दो चार हाथों में, तो वो भी प्रेस के फ्रीडम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और हमारे देश में इस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं। कुछ चैनल अगर अडानी के हुए जा रहे हैं एक के बाद एक, अंबानी के हुए जा रहे हैं एक के बाद एक, तो एक वैरायटी अगर होगी, एक अलग अलग स्पेक्ट्रम होगा, तो लोकतंत्र की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा पत्रकारों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसको रोकने के लिए कानून कितना उपयोगी है, इसको लेकर भी भारत की स्थिति खराब है। और पत्रकारों के प्रति समाज में दृष्टिकोण, सामाजिक दबाव और सेल्फ सेंसरशिप की प्रवृत्ति बहुत मायने रखती है। मुझे डर लग रहा है और डर के बारे में कोई सच आपको नहीं बता रहा हूँ। ये सेल्फ सेंसरशिप है। ट्विटर पे लोग मुझे गाली देंगे इसलिए मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये सेल्फ सेंसरशिप है। और पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाएं भी इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं, जिस आधार पर ये बनता है। और भारत में जो चुनौतियां हैं उसमें कानूनी दमन, यूएपीए जैसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं पत्रकारों के ऊपर, एडिटोरियल पे दबाव है, स्वतंत्र मीडिया का दमन होता है, जैसे जो हमारे प्लेटफॉर्म जो मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ उन पर गिरफ्तारी का, आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डिजिटल सेंसरशिप भी है और उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार का कानूनी बना दिया गया है निगरानी रखने का, और एक संसदीय समिति चिट्ठी लिख के ये सब मांग रही है। कुल मिला के भारत में प्रेस की आज़ादी को लेकर भी स्थितियाँ इस इंडेक्स में भी अच्छी नहीं हैं। और सारे के सारे हालात के बीच में अगर हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपको सूचना ला रहे हैं, निर्भीक तरह से ला रहे हैं, तो ये समझिए कि हम लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं। ये साझा मैं इसलिए करना चाहता था कि ये जो परिस्थितियाँ हैं ये रोज़ रोज़ की हम देख रहे हैं अपने आसपास। जितने भी लोग, हमारे जो लोग हैं, वो लोग आपस में जब बात करते हैं, सारे के सारे जो यूट्यूब के पत्रकार हैं, नाम नहीं लूँगा फिर कोई छूट जाता रह जाता है। जैसे मेरे चैनल जब ब्लॉक हुआ, बहुत सारे लोगों ने मदद की, बहुत सारे नाम छूट गए। मेरे बहुत अच्छे मित्र दीपक शर्मा, उनका नाम छूट गया, क्या करेंगे? उन्होंने हालांकि कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि छूट गया है। इरफान का नाम छूट गया, तो बहुत सारे नाम छूट जाते हैं। तो इसलिए जो है वो मैं नाम किसी का लूँगा नहीं। और अभी स्थिति जो है वो ये है कि अभी कुल मिला के सभी लोग बहुत चिंतित हैं। जो आपका फेवरेट यूट्यूबर है इस समय बहुत परेशानी में है और सब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। मामला सुप्रीम कोर्ट संजय शर्मा वाला चला गया है, 1 हफ्ते बाद उस पर दोबारा सुनवाई होनी है। इसके अलावा कुछ लोग ये जो मार है विज्ञापन के नाम पे, दूसरी चीज़ों के नाम पे, और सुनवाई का मौका भी ना देना, चैनल बंद करने के लिए कोई नोटिस वोटिस भी ना देना, सीधे बंद कर देना, सारी चीज़ों को लेकर एक याचिका बन रही है और उसमें देश के कई नामी वकील सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। तो इस तरह से सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक काम ऐसा है जो हम लोग बहुत जोखिम के साथ कर रहे हैं। पता नहीं कब तक कर पाएंगे, हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब तक कर पाएंगे तब तक अच्छे से करेंगे, दिल से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, आपके लिए करेंगे, और गालियाँ खाकर भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप दशा समझ पाए होंगे, किस तरह से लाखों रुपए की डिमांड आना, उस डिमांड को चुकाना, और नहीं चुकाएंगे तो कनपटी पे बंदूक है, आपका चैनल बंद हो जाएगा। और आप क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि आप पैसे दे दीजिए साहब, हमको अपना चैनल बचाना है। ये स्थिति इस भारत में है, उस भारत में जो अपने आप में एक आज़ाद और बढ़िया डेमोक्रेसी माना जाता रहा है। नमस्कार, जय हिंद।